का जुडिशियसली प्रयोग करेंगे तो ये आपका मित्र होगा, आपका जीवन सुंदर बनाएगा। अन्यथा ये आपका शत्रु बन जाएगा, आपका चॉइस गलत करा देगा और फिर आप मकड़जाल में फंस जाएंगे और फिर आप उलझ के रह जाएंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? किसी को इंटेलेक्ट नहीं बढ़ाना है? तो इंटेलेक्ट के अभाव में इवन पॉजिटिव इमोशन, ध्यान देना, वो भी खराब है। जैसे देखो मदर और चाइल्ड का रिलेशन, मां अपने बच्चे के प्रति ममता रखती है, ये पॉजिटिव इमोशन है कि नहीं? लेकिन जनरली क्या होता है, बच्चे की जो इच्छा होती है वो मां को गवर्न करती है, ये नहीं देखती कि उसका चॉइस कैसा है। इसीलिए अधिकांश बच्चों के लिए कहा जाता है मां बिगाड़ रही। अब उसके चॉइस के मुताबिक जब हम उसको गाइड करने लगते हैं और मेरा इंटेलेक्ट डेवलप नहीं है, तो पुअर इंटेलेक्ट के द्वारा जब मेरा बच्चा रॉन्ग चॉइस करता है तो हम भावना में बह करके उसमें अगर जीते हैं तो क्या होता है इसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा जो पेरेंट लोग हैं, वो बच्चा बचपन में तो ठीक रहेगा, जैसे ही 15-16 साल का हुआ, लड़का हो या लड़की, अब मदर का कंप्लेन चालू, मेरा तो सुनता ही नहीं है, मेरी बात तो मानता ही नहीं है, अपने मन से चला जाता है, किसी को पूछ के कुछ नहीं करता है। आजकल के बच्चे सब खराब हैं, सब बच्चे को ब्लेम करने लगते हैं। अधिकांश पेरेंट का ये हाल है। हमारी बेटी का तो गजब हिसाब किताब है, जमाना खराब है, उसकी संगति खराब हो गई, ये सब क्लेम होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे के साथ जब मदर का रिलेशन हुआ तो जो बच्चे का चॉइस बचपन से हो रहा था, हम पुअर इंटेलेक्ट से गाइड किए, हम उसके चॉइसेस पर नियंत्रण नहीं रख सके। हम साधन संपन्न थे, मेरे पास पैसा था, जो मंगा उसको दिए, हम अपने प्रेम में लगे हुए थे। लेकिन मेरा इंटेलेक्ट अगर हाई है तो हम देखेंगे कि हम जो कर रहे हैं इसके साथ इसका कंसिक्वेंस क्या होगा। हमारा दुलार इसको बिगाड़ रहा है या इसको सुधार रहा है? पुअर इंटेलेक्ट। अभी डिवोर्स बहुत बढ़ा हुआ है। हम शादी किससे करते हैं? लव, ग्रेट इमोशन, बहुत सुंदर चीज है। शादी में क्या होता है, हम शादी किससे करना चाहते हैं, लड़का या लड़की? जिससे प्रेम करते हैं। अब जब प्रेम करते हैं तो अब बाप का दिया नहीं करो तो बाप हो गया दुश्मन, माँ हो गया दुश्मन, ठीक है, हम उसी से शादी करेंगे। कितने लोग हैं जो उसमें इंटेलेक्ट को लाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम जिस लड़के से शादी कर रहे हैं ये लड़का मेरे योग्य है भी या नहीं, हम जिस लड़की से शादी करने जाए ये मेरे योग्य है भी या नहीं, ये कितने लोग सोचते हैं? उस समय सारा दुनिया खराब लगता है। माइंड से सोचते जब हम हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा बेनिफैक्टर है, जो हमारा सबसे बड़ा हितैषी मेरा माँ बाप होता है, कोई स्काउंड्रल के फेरे में पढ़ करके, दुष्ट के फेरे में पढ़ करके हम माँ बाप को भी दुश्मन समझने लगते हैं, उनसे भी झगड़ा कर लेते हैं, धीरे धीरे उनसे रिलेशन तक तोड़ लेते हैं। और संबंध बनाते किससे हैं? बिना बनाए रह भी नहीं सकते। तो जो अपने थे उसको छोड़ दिए, जो गैर थे वो तो गैर थे ही। ये सब माइंड का खेल है सुनता हूं। इसीलिए इंटेलेक्ट को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इवन लव अच्छा है, नहीं सुना, ममता अच्छी बात है, प्रेम अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ इंटेलेक्ट जुटा हुआ नहीं है तो आपको दुख देगा। लेकिन अगर माइंड है तो वो आपको सुधारेगा, अच्छा बनाएगा। होता क्या है कि माइंड को एक बीमारी है, ये कल्पना करता है, इमेजिन करता है, और कोई दुष्ट से संग हो गया तो आपकी इमेजिन को बढ़ा देगा। तुम्हारा बाप तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुमको ठीक से गाइड नहीं किया, तुमको 2 लाख टका देगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाएगा, लेकिन पैसा है नहीं तुमको देता है,
किसी न किसी ने बहाने से आपको आपके कल्पना में इस बात को घुसा देगा कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है वो तुम्हारा दुश्मन है। और ये हंसने की बात नहीं है, हम सब के दिमाग में ये घुसा हुआ रहता है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भगवान। इसलिए हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी रुपया है, ये सब सिखा हुआ। और इसके कारण क्या होता है कि जीवन में निर्णय गलत हो जाता है। तो पॉजिटिव इमोशन भी आपको दुख दे सकता है। क्या जी, तुम्हारा 1 घंटा हो गया ना, ब्रेक ले लो थोड़ा सा। हम तो अब श्लोक पर आना चाहते थे, 2-4 मिनट के बाद अब होगा। ब्रेक ले लो 10 मिनट का। हाँ ठीक, उसको ऑफ कर दो। तो हरीन उसको ऑफ कर दो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। बिहारी लाल की चलिए। चलिए हम लोग अब शुरू करें। हम लोग माइंड और इंटेलेक्ट पर बात कर रहे थे। माइंड ऐसा निर्णय क्यों लेता है, वो इंडिपेंडेंट निर्णय क्यों नहीं लेता है? इसलिए कि हमारा माइंड में पहले से पूर्वाग्रह बहुत भरा रहता है, प्रेजुडिसेस रहता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स रहता है, व्हिम्स एंड फैंसी रहता है। ये सब हमारे मन में पहले से भरा रहता है। और जब कोई निर्णय लेते हैं तो हम इसके आधार पर ले लेते हैं, इसीलिए निर्णय मेरा सही नहीं हो पाता है, वह इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे, हमने एक स्टोरी सुना था, एक आदमी एक शंका के आधार पर केवल अपने पत्नी का मर्डर कर दिया। अब ये शंका कहाँ पर रहेगा भाई? शंका तो कभी इंटेलेक्ट में हो ही नहीं सकता। हम लोग कितना चीज अपने जीवन में शंका के आधार पर करते हैं। कोई एक आदमी आता है और हमारे मन में कोई शंका डाल देता है और हम उसके मुताबिक एक्ट करने लगते हैं। और ये शंका वो अपने स्वार्थ के कारण डाल देता है। लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट अगर नहीं है तो हम माइंड के द्वारा ड्रिवन है और माइंड हमको सही निर्णय नहीं देता। ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान से समझने की है, भगवान भी कमाल हैं। हम लोगों के लिए कोई भी ज्ञान पाने के लिए साधन क्या दिया है? हम लोग कोई भी ज्ञान कैसे पाते हैं? उसके लिए साधन क्या है? सेंस ऑर्गन्स। हम आंख से देख करके किसी चीज का ज्ञान लेते हैं, कान से सुन करके ज्ञान लेते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं हमारे, स्मेल के द्वारा किसी चीज का ज्ञान हमको होता है, टच के द्वारा ज्ञान होता है। इस 5 के अलावा 6th कुछ नहीं है जिसका ज्ञान हमको हो सके। और भगवान क्या किए, ये सभी चीज जो हमारे बॉडी के अंदर दिए सभी पोर्टूडेड है, बाहर निकला हुआ है। कान देखिए, नाक देखिए, सब बाहर निकला हुआ है। तो इसके द्वारा बाहर का तो ज्ञान हम ले लेते हैं, लेकिन अंदर का ज्ञान लेने के लिए भगवान ने कोई साधन नहीं दिया। उसका साधन यही गीता है।
तो अंदर की चीज को न हम देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, गीता की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, जाप की आवश्यकता है। क्योंकि सेंस ऑर्गन पोर्ट्रेटेड है, वो बाहर का ज्ञान लेता है। इंटेलेक्ट अंदर से काम करता है, माइंड बाहर से सोचता है। तो हम क्या करते हैं, शंका के आधार पर कितना काम कर लेते हैं, जो हमको नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों का स्वभाव है। माइंड इस तरह से काम करता है। माइंड थकता है, खूब थकता है। आज सत्संग छोड़ो ना, सत्संग तो होते रहता है, फिर देखेंगे। माइंड ये कहेगा कि स्वामी प्रेमानंद के 22 वर्ष के जमशेदपुर प्रवास का ये अंतिम सत्संग है, ये छूट गया तो छूट गया। ये माइंड नहीं कहेगा। माइंड कहेगा चलो सत्संग तो रोज होते रहता है, जमशेदपुर में हरदम बाबा लोग आते रहता है, सुन लेंगे। माइंड ट्रिक्स यू। ये दिमाग में ऐसा ऐसा बढ़िया लॉजिक सप्लाई कर देगा कि आप इसको नहीं सुनेंगे, आप गीता से दूर रहेंगे, सत्संग से दूर रहेंगे। आपका वो आया कि नहीं आया? तो मैन, आदमी क्या करता है अभी बताए, माइंड इमेजिन करता है, लेकिन इंटेलेक्ट सच को देखता है, रियलिटी को समझता है। माइंड गलत तर्क दे करके ट्रिक करता है आपको, इंटेलेक्ट आपको गाइड करता है, वो आपको सही रास्ता दिखाता है। आप कोई काम करना चाहते हैं तो माइंड बीच में आपको वहां से भटका देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। माइंड आपको भटका सकता है, लेकिन इंटेलेक्ट से काम करेंगे तो वह फोकस्ड करेगा। आप जो काम करना चाहते हैं उस पर आपका फोकस बना रहेगा। आप अभी सुन रहे हैं तो फोकस करेगा, वो जानेगा कि यह सत्संग छूट गया तो छूट गया। माइंड यहाँ आप बैठे हैं, आपको कहीं यहाँ से और लेके चला जाएगा। आप बैठे हैं सत्संग में, दिमाग में दूसरा बात सब रहेगा। ये माइंड का काम है, लेकिन इंटेलेक्ट फोकस्ड आपको रखेगा। माइंड बाहर की चीज को देखता है, अंदर झांकने की कला माइंड के पास नहीं है, लेकिन इंटेलेक्ट अंदर झांकने की बात करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब माइंड के द्वारा हम ऑपरेट होते हैं तो इसका डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी होता है। माइंड के आधार पर यदि निर्णय हम लेते रहते हैं तो जीवन के अंत में हमारा डिस्ट्रक्शन होता है, हमको टेंशन रहता है, हमको डिप्रेशन रहता है, हमारे बच्चे हमारे बात नहीं सुनते, हमारे जीवन के प्रति उत्साह खत्म हो जाता है, आगे बढ़ गया तो डिप्रेशन हो जाता है, मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसके द्वारा इंटेलेक्ट से काम करेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव होता है। ये रोज नया, दिने दिने नवम नवम, रोज नई उत्साह, नई भावना, नया जीवन, जीवन रोज आनंदित होने लगता है। माइंड आपको कमजोर बनाता है, इंटेलेक्ट आपको मजबूत बनाता है। ये इसीलिए इंटेलेक्ट को फोर्टिफाई करने की जरूरत है, डेवलप करने की जरूरत है, ग्रो करने की जरूरत है। और अति इंपॉर्टेंट बात, इसमें ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान इसकी ज्यादा चर्चा करते हैं। अभी थोड़े से में माइंड इंस्टेंट प्लेजर खोजता है, तुरंत में जिसमें आनंद मिले, इसके फेरे में ज्यादा रहता है। ठीक है, हमको जो अच्छा अभी लग रहा है वो करेंगे, इंस्टेंट प्लेजर। इसीलिए देखिएगा कि जो लोग इंस्टेंट प्लेजर में रहा, अभी हमको मिल जाए, अभी हमको सब कुछ हो जाए, अभी हमको ये हो जाए, वो दूर की नहीं सोच पाता है। तो इंस्टेंट प्लेजर की चीज को तो वो जमा कर लेता है, लेकिन उसी आदमी का जब बुढ़ापा आता है तो जीवन कष्टमय हो जाता है। माइंड हमेशा इंस्टेंट प्लेजर खोजता है। माइंड हमेशा आपको इंस्टेंट प्लेजर के, दुकान चले जाओ, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, ये देखने में अच्छा लगता है, इंस्टेंट प्लेजर। इसका परिणाम क्या होगा?
ये नहीं सोचने देगा माइंड। ये होता है। शुरू के दिनों में तीर्थाटन में हम जाते थे ना, ये बहुत पहले की बात है, जब हम भी इस लेवल पर नहीं थे, तो कन्हैया जी का बढ़िया बढ़िया फोटो सब देखते थे, ढेर खरीद लेते थे। घर आके पता चला कि इसको टांगेंगे कहाँ पर, रखेंगे कहाँ पर, ये तो बेकार हो गया। तो अब नहीं लेते हैं। उस समय नहीं समझ में आता, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ले ली, कलेक्ट कर लिए, बिना मतलब का जमा कर लिए। माइंड इंस्टेंट प्लेजर खोजता है। इसीलिए क्या होता है कि यदि आप इंटेलेक्ट से काम करेंगे तो हो सकता है शुरू में आपको कष्ट हो, शुरू में आपको लोग गलत कहें। आपको क्या लगता है, हम जॉब में थे, शुरू में जब इस रास्ते को अपनाए होंगे तो हमको सब कहता होगा कि अच्छा है, उस समय अच्छा नहीं कहा होगा, आज सब कहता है। तो शुरू में सौरव आपको दे सकता है, लेकिन लास्ट इसका होगा अच्छा। माइंड से काम करेंगे तो हो सकता है इनिशियली बिगिनिंग में आपको पेन हो, लेकिन बाद में नहीं रहेगा। इसीलिए प्लेजर मिसलीड करता है। इंस्टेंट प्लेजर, तुरंत जिसमें फायदा हो, तुरंत जिसको देखने में मजा मिले, इसके फेरे में यदि आप रहेंगे तो आपको मिसलीड कर लेगा। लेकिन यदि आप इंटेलेक्ट के द्वारा काम करेंगे तो इन दी लॉन्ग रन आपको फायदा होगा। समझ रहे हैं? इन दी लॉन्ग रन आपको फायदा होगा। लेकिन हम लोग ये काम कर नहीं पाते। कितने लोगों के पास ये करेज है कि कल यदि उसके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो वह हाथ से एक्शन ले सके? कितने लोगों को है? नहीं ले पाते। जो ले पाते हैं, एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, क्योंकि हमको श्लोक में जाना है, अभी बहुत कुछ कहने को रह गया। एक साधारण अब एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके यहाँ की घटना है, बोकारो में है। तो पति भी बोकारो में नौकरी करते थे, पत्नी भी बोकारो स्कूल में टीचर थी। 2 बेटी और 1 बेटा। उसमें से एक बेटी डॉक्टर साहब की पत्नी है, सहरसा जो आप गए थे। तो वो बाप का इकलौता बेटा बिगड़ गया। माँ स्कूल की टीचर, तो स्कूल से कोई निकालेगा नहीं, और माँ बाप दोनों कमा रहा है, बेटा एक है, खूब पैसा उड़ाने लगा और बिगड़ गया। जब तक कम पैसे का डिमांड था, माँ देती रही। बाद में एक बार डिमांड चला गया उसका 5,000 पर। पढ़ता था 8वां या 9वां में। अब लगा कि तो ज़्यादा हो गया। पहले 100, 200, 400, 500 की बात थी, अब 1000, 2000 की बात हो गई। अब 5000, 7000, 8000 की बात हो गई। तब वो अपने हस्बैंड से चर्चा की कि ऐसे ऐसे ही कर रहा है, नीरज नाम है उसका, नीरज ऐसे कर रहा है, क्या करें। तो जब ये सब बात होने लगी तो क्या हुआ कि वो बोले कि हम इसका इलाज तब करेंगे जब आप कुछ मत बोलो। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, तब हम इसका इलाज कर देंगे। आप अगर इंटरफेयर करोगे तो इलाज नहीं होगा। इलाज क्या हुआ? उन्होंने प्रेम से लड़के को बुलाया और हर बात में वो ताना दे कि अगर नहीं करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। अब इकलौता बेटा सुसाइड कर ले, ये कैसे होगा? मदर का वीकनेस, वही बोले माइंड। तो हस्बैंड का दिया नहीं, तो बुलाया उसको, बोला तुम 5000 हमसे मांग रहे हो, हाँ, हम तुमको 10,000 दिए। बाप ने कहा हम तुमको 10,000 दिए, इसलिए दिए कि तुम सुसाइड करोगे। यहाँ अगर कर लोगे तो हम कॉलोनी में रहते हैं, बदनामी होगी, पेरेंट के भी बदनामी होगी। तो ये 10,000 रख लो, तुमको जहाँ जाने का मन है चले जाओ, वहाँ सुसाइड कर लेना। अगर 10,000 कम पड़ता है तो 10,000 और ले लो, लेकिन यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर चले जाना, जो मन है करना है तुमको। अगर सुसाइड करना है तो कर लो। अभी बार बार रोज कहते हो, हम लोग भी तंग आ गए हैं, बेहतर है कि तुम चले जाओ। अभी देख रहा है कोई रोक ही नहीं रहा है। मदर को पहले से कहा हुआ है कि तुम बोले तो गया।
अब ये पत्नी को बुलाया कि जाएगा, इसको नाश्ता वास्ता बना के दे देना कम से कम एक बार खाने का, तो है ना। और खूब प्रेम से, कोई डांट फटकार नहीं, कुछ नहीं, प्रेम से। अभी देखा कि तो कुछ हो नहीं रहा, न इधर से न उधर से, न माँ कुछ बोल रही है न पिताजी कुछ बोल रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि तो तुम शायद कर लो। कि बोले देखो अभी कर लोगे तो हमको फायदा है, पढ़ लिख के करोगे तो पढ़ाने में खर्चा होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम अब ये मान लेंगे हमको 2 बेटी है कि आराम से रहेंगे, क्या दिक्कत है। अब हम लोग कितना ही सुने, तुम जाओ। अब उसको बड़ा फेरा हो गया, अब क्या करे नहीं करे, पैसा थमा दिया, और मदर पर रोक है कि तुम इसको कुछ कर नहीं सकते हो। कब जाओगे पूछने में यही बात, कब जाओगे, किस चीज़ से जाओगे, ट्रेन से, बस से, कार से, किससे जाओगे, बताने की भी जरूरत नहीं है कहाँ जाओगे। अब जब देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, कहीं से कोई मिल नहीं रहा है सपोर्ट, तब क्या करेगी। अब तो ये धमकी देने की तो बात ही खत्म हो गई। तो अब उसके बाद वो अपने मदर के पास गया, हम नहीं जाएंगे पापा से बोल दो हम नहीं जाएंगे। तो वो गई, ये बोलता है हम नहीं जाएंगे। बोला नहीं जाएंगे। बोला उसको क्या जी तुम बोलता है नहीं जाएंगे। तो अब अगर यहाँ रहोगे तो मेरे मुताबिक रहना होगा, ये सब आदत छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो तुम फ्री हो जा सकते हो, कोई तुमको नहीं रोकेगा। लेकिन यदि कहोगे यहाँ रहेंगे तब तो मेरे हिसाब से न रहना होगा। तुम्हारे चलते हमारी 2 बेटी है वो भी तो बर्बाद होगी। अब उपाय करेंगे। फिर वो बात मान लिया, रहा। आज वो लड़का IAS है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी ऑफ आसाम में है, आसाम में अभी है, समझ रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, IIT कानपुर से पास किया। देखो ऐसा निर्णय लेने का हिम्मत कितने पेरेंट को है। हम ये कहते हैं जब आप इंटेलेक्ट से गाइडेड होते हैं तो ये करते हैं, माइंड से गाइडेड होते हैं तो बाप कहेगा नहीं तो माँ कहेगी अच्छा देने दीजिए क्या होगा, बच्चा ही तो है। ये है माइंड। कितने पेरेंट में ये हिम्मत है कि जब बच्चे को डिसिप्लिन करना हो तो हम उसको डिसिप्लिन कर सकें, हम कोई हार्श एक्शन ले सकें, जब कोई कठोर निर्णय लेने की जरूरत पड़ जाए तो हम ले सकें। कितने लोग कर पाते हैं। और इस तरह से बच्चे को 16-17 वर्ष तक हम ले जाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम आराम से कहते हैं आजकल के सब बच्चे खराब हैं, हमारे बात नहीं मानता है, कुछ सुनता नहीं है, इनडिसिप्लिन हो गया है, सारा दोष उसके ऊपर मर जाता है। लेकिन जब हमको पेरेंटिंग करना था तब क्या कर रहे थे, इंटेलेक्ट के थ्रू कर रहे थे कि माइंड के थ्रू कर रहे थे, इमोशन से गाइडेड थे या लॉजिक से, रीजनिंग से गाइडेड थे। ये देखने की चीज़ है संतु। इसीलिए फर्स्ट हाफ बहुत हो गया, अब तो श्लोक में जाना पड़ेगा हमको, इसीलिए इस टॉपिक को हमको रोकना पड़ गया। कुछ पहले से शुरू होता तो कुछ और बताते, फिर भी हम समझते हैं कि आप लोगों को कुछ लाभ मिला होगा, और अगर मिला होगा तो राकेश को धन्यवाद दीजिएगा जिसके कारण आज सब लोग हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रंजू को भी दीजिएगा, ये लोग मेहनत किया है, हम लोग तो केवल आ गए हैं। चलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए हर पेरेंट की जवाबदेही बनती है, पेरेंटिंग है, हर पेरेंट की जवाबदेही बनती है कि बच्चों में उस संस्कार को डाले ताकि बचपन से ही बच्चा जब चॉइस करता है, चॉइस तो करेगा ही, वो तो उपाय नहीं है, तो वह राइट चॉइस कर सके। कम से कम बच्चे ये समझ सकें कि हम जो चॉइस कर रहे हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये हमको ऊपर बढ़ाएगा या नीचे ले जाएगा, हमारी उन्नति में योगदान देगा, हमारे हेल्थ को बढ़ाएगा। अब यदि हम अपने हेल्थ पर ध्यान रख करके सोचेंगे तो कभी गलत आदत करेंगे, कभी हुस्की दारू लेंगे नहीं।
ये सब माइंड का खेला है जो हमको ये सब काम करा देता है। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि हम बच्चे को ये सिखा सकें कि बेटा जब भी तुम कोई चॉइस करो तो उसके कॉन्सिक्वेंस को सोचो, ठीक है। और ये सोचने के लिए, समझने के लिए इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, और इंटेलेक्ट को फोर्टिफाई करने के लिए, इसको मजबूत बनाने के लिए भगवत गीता की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है। इससे आप जोड़िए बच्चों को तो आपका सब कल्याण हो जाएगा। अर्जुन के बारे में अभी हम लोग सुनेंगे। आप खुद सोचिए, अर्जुन ये काम माइंड से कर रहा है या इंटेलेक्ट से कर रहा है? भगवान किए क्या? पूरे गीता में उसके इंटेलेक्ट को बढ़ा दी, और एक बार जब उसका इंटेलेक्ट करेक्ट हो गया तो जो अर्जुन शुरू में कहता है कि हम संन्यास ले लेंगे, भोक्तम भैक्षम अपनी लोके, भीख मांग के खा लेंगे, वही अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लग गया। सेम अर्जुन कहता है। जब आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका निर्णय इतना सुंदर हो जाएगा कि आपका जीवन में पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को आप ही बना सकते हैं, आप चाहें तो खुद बिगाड़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखें कि हमारे अर्जुन महाशय अब जो निर्णय लेने जा रहे हैं तो क्या है। तो अर्जुन महाशय ने धनुष उठा लिया, नहीं, धनुदम पांडव, और भगवान से कहा कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। राइट अप्रोच। क्यों खड़ा कीजिए? यावत अहम युद्ध कामान एतान अवस्थितान निरीक्षे, जब तक, यावत एतान निरीक्षे हम युद्ध कामान, जब तक मैं, अहम, युद्ध कामान, युद्ध की इच्छा वाले, एतान अवस्थितान, इन खड़े हुए सेनाओं को निरीक्षे, देख लूं। भगवान हमारे सेना को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे कि मैं इन खड़े हुए सेनाओं को, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए सेनाओं को देख लूं। अस्मिन् रन्न समुद्र में, इस युद्ध रूप जो होने जा रहा है, इसमें कौन कौन, कई, माने किनके किनके साथ हमको युद्ध करना है, योद्धव्यम, ठीक है। हमारे ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। यावत एतान निरीक्ष्यम युद्ध कामान अवस्थितान कई मया स योद्धव्यम अस्मिन् रन समुद्र में, इस रन में, इस युद्ध में मेरे लिए कौन कौन से, किन किन के साथ हमको युद्ध करना है, तब तक हम इसको देख लें। अच्छी बात है, हमको यदि युद्ध करना है तो हमको दुश्मन को, ताकत को देखना चाहिए। अभी यूक्रेन को रूस से युद्ध हो रहा है, रूस की ताकत को ठीक से नहीं देखा, यहाँ कोई मदद नहीं किया, हार रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, हम देखें कौन कौन मेरे साथ है, यहाँ तक तो ठीक बात। लेकिन अब अभी बोले थे माइंड और इंटेलेक्ट, अर्जुन क्या कह रहा है? कौन कौन है ऐसा माई का लाल जो हमसे युद्ध करेगा, जरा हम भी तो देखें। अब ये कैसा बात हो गया? कई मया सहयोद्धव्यम, जब तक मैं युद्ध की इच्छा वाले योद्धाओं को देख न लूं कि इस युद्ध में हमको किसके किसके साथ युद्ध करना है। अब ये कैसा स्टेटमेंट है? इसमें एरोगेंस है, इसमें घमंड है, इसमें अपने बड़े होने का भाव है। जब तक मैं देख नहीं लूं कि हमको किसके किसके साथ युद्ध करना है, इसीलिए हम देख सकें, आप बीच में खड़ा कीजिए। ये हम सबों की हालत है। जितना भी आदमी अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, सबकी यही दशा है। क्योंकि यदि किसी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो गए तो आप